Yes, friends, welcome back again for the assessment procedure. लास्ट हमने डिस्कस किया था 142. Now we are heading towards 143.1. It is all about summary assessment. First of all, it is also known as intimation. अब आप लोगों ने सबने इंटीमेशन तो देखा ही होगा, आप लोग भी अपना आईटीआर फाइल करते ही होंगे। तो आईटीआर फाइल करने के बाद सीपीसी एक प्रोसेस करता है और आपको एक इंटीमेशन भेजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समरी असेसमेंट और इंटीमेशन। उसमें आपने नोटिस किया होगा, सब कुछ लिखा होगा कि आपके द्वारा दिया गया ब्यौरा पूरा और उन लोगों ने जैसे कंप्यूट किया वो दोनों मैच करते हम लोग, डिफरेंस होता है उसके हिसाब से। उसमें अगर टैक्स पेएबल आता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर रिफंड ज़्यादा आता है तो रिफंड आपको मिल जाएगा, अगर दोनों सेम है, कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर फाइलिंग ऑफ द आईटीआर। ये सबसे पहला स्टेप उसका रहता है। लुक, इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोसेस रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 और रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). आपको प्रोसेस करना कंपल्सरी। एडजस्टमेंट शैल बी मेड फॉर एरिथमेटिकल एरर। देखो इसमें क्या-क्या चीजें आएगी उसको ध्यान में रखना है अपने को। एरिथमेटिकल एरर, कोई कंप्यूटेशन में गड़बड़ हो गई है तो, और इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइल। लुक, यहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है, इट इज अपरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइल। टाइम ऑफ ऐसे दिख रहा है यहां पर, ठीक है, अपरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल, वंस अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ टीडीएस, कि आपके हिसाब से आपने टीडीएस क्लेम किया है फॉर एग्जांपल 85,000 का, 26 एएस के अंदर टीडीएस का रिकॉर्ड है 90,000 का, तो 5,000 का डिफरेंस वहां पर दिखा। तो वो आपको पूछ सकते हैं भाई, यहां पर वो डिफरेंस दिखा सकते हैं भाई, ये इनकम आपकी यहां पर दिखी नहीं है, राइट? तो इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, सामने से आपको दिख जाता है। आपको जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े, ना कोई आपको लॉजिकल उसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Disallowance of the expense or increase in the income indicated in audit report but not considered in a total income। अब आपके ऑडिट रिपोर्ट में फॉर एग्जांपल आपने कोई कैश पेमेंट किया हुआ है और ऑडिटर ने उसकी नोट वहां पे लिखी है, फिर फला फला एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ होगा, या फिर आपने टीडीएस कट नहीं किया, आपका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी बातें हैं। अब असेसी ने जब आईटीआर फाइल किया तो उसने इस ऑडिट रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशन को क्या किया है, इग्नोर किया, और विदाउट कंसीडरिंग दिस ऑब्जर्वेशन उसने आईटीआर फाइल कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग क्लेम यहां पर एडजस्ट हो सकता है। डिसअलाउंस ऑफ द लॉस क्लेम और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10 AA और अंडर हेडिंग सी, तो अपना इनकम बेस्ड डिडक्शन था वो एटीआई आईबी आईएससी वाला पूरा। ऑफ चैप्टर 6 से इफ आरओ इज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट में फाइल नहीं किया है फिर भी आपने डिडक्शन क्लेम किया हुआ है, उस केस में खैर नाउअडेज इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटराइज, तो उस केस में तो मोस्टली आपका क्लेम वहां पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, वहीं पे आपको वो रोक दिया जाएगा। जो वैलिडेशन होते हैं उसके अंदर की बात है। एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग फ्रॉम 26 एस 16 ए which has not been included in the total income। once again सेम टीडीएस वाला मैटर है कि भाई 94 जे में मेरी 10,000 की एंट्री है और यहाँ पर मैंने कोई इसको इनकम में डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, तो वो चीज है। प्रोसेसिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, इंटीमेशन विल बी सेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। यहाँ पर ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट का फायदा होगा उसी के हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा, यहाँ पर असेसी का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने लॉस कम सेट ऑफ मारा तो वो भी ज्यादा कर सकता है, रिफंड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, टैक्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन बोथ द साइड्स। इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट, एक्नॉलेजमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंटीमेशन अंडर 143(1). अगर एडजस्टमेंट नहीं होता फिर भी नील तो आपको भेजते ही है, अभी नाउअडेज ईमेल में आ ही जाता है। Assessee shall be sent an intimation requiring him to respond within 30 days। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ प्लस माइनस वगैरह है, तो आपको वहां पर 30 दिन का टाइम मिलता है, आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, कि भैया आपने जो टैक्स कंप्लीट किया वो ज्यादा कंप्लीट किया, वो गलत है, हमारे हिसाब से इतना आएगा, राइट? तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। इफ एनी टैक्स इज पेएबल, an intimation will be considered as notice of demand। उसी को नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाएगा। आगे चल के हम लोग एक सेक्शन देखेंगे 156 नोटिस ऑफ डिमांड। रिक्वायरिंग असेसी टू पे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको डिमांड पे करनी पड़ेगी। इंटीमेशन shall be sent within 9 months from the end of the financial year in which return is filed। ठीक है, आपको यहां पर इंटीमेशन भेज दिया जाएगा।
An intimation shall be sent even if the notice under 143(2) is issued in case of written file for AY 17, 18 and onwards. मतलब 143(2) के अंदर अगर आपको नोटिस इश्यू किया है, जो स्क्रूटिनी का नोटिस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर आपने आईटीआर फाइल किया है तो उसका भी इंटीमेशन आपको भेजा जाएगा। AO can withhold a refund up to the date of assessment with the prior approval of कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। देखो यहाँ पर प्रायर अप्रूवल जरूरी है, वो विथहोल्ड कर सकता है रिफंड को अगर उसको लगा ऐसा कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रिकवरी ऑफ टैक्स अराइज इन द क्लोजर ऑफ असेसमेंट। अगर असेसी को ऐसा लगा कि आपने जो असेसमेंट है, आपका असेसमेंट उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ सकती है, तो आपके रिफंड को वो होल्ड कर सकता है। ऐसा लगा कि बाद में आप पे नहीं करोगे तो रिकवरी कैसे करेंगे, तो उस केस में वो आपका रिफंड को होल्ड कर सकता है, लेकिन प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 143(2) एंड 143(3) स्क्रूटिनी असेसमेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, अब इसमें है ना क्या होता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, ऐसा लगे उसको, इवन डाउट है, तो भी वो आपको नोटिस भेज सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पक्का यकीन हो जाएगा कि नहीं नहीं आपका इनकम स्कैम यहाँ पर आपने कुछ छुपाया ही है, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज ए नॉर्मल असेसमेंट, ये कर सकता है डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये किसी के भी केस में हो सकता है। लुक, वेयर द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर 139 या फिर आपको जो नोटिस दिया है 142 का, उसमें द एओ or the prescribed income tax authority, as the case may be, if it considers necessary or expedient to ensure that assessee has not understated the income, आपने अपनी इनकम छुपाई नहीं है, not computed excessive loss, ये खाली कंफर्म करना चाहते हैं वो लोग, उसको डाउट है थोड़ा सा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना, लेट्स वेरीफाई। तो लॉस अगर आपने एक्सेसिव कोई क्लेम नहीं किया है, और नॉट अंडरपेड द टैक्स इन एनी मैनर, अगर उसको ऐसा लगे कि आपने कोई इनकम छुपाई है या फिर आपने लॉस ज्यादा क्लेम किया या फिर आपने टैक्स कम पे किया है, ऐसा अगर उसको लगे कि भाई ये जरूरी होगा अब उसके बारे में हम लोग थोड़ी इंक्वायरी करें, तो वो आपको एक नोटिस भेजेगा। Shall serve on assessee a notice within 3 months from the end of the financial year in which return of income is filed। आपने जिस साल में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है उसके 3 महीने के अंदर आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस अगर नहीं आया तो आपका असेसमेंट नहीं हो पाएगा, नोटिस आया है तो आपका असेसमेंट होगा, ये प्री रिक्विजिट है, नोटिस भेजना जरूरी है, विदाउट नोटिस आप लोग उसका असेसमेंट नहीं कर सकते। अब प्रोसीजर क्या रहेगी उसमें, आपको जगह बता दी जाएगी, वक्त बता दिया जाएगा, तारीख बता दी जाएगी कि इस दिन आपको आ जाना है। ठीक है, ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस इश्यूड 143(2) or as soon afterwards as may be after hearing such evidence as the assessee may produce। अब यहाँ पर आमने सामने बात होगी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको सब कुछ फेसलेस हो चुका है, वरना तो पहले आमने सामने टेबल पे डील नहीं सॉरी बात होती थी। ठीक है, कि भाई आपके ऊपर वो क्वेश्चन करेगा, आप उसके सामने एविडेंसेस रखोगे, वो एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो आमने सामने चलता रहता था। ठीक है, चलिए, मे प्रोड्यूस एंड सच अदर एविडेंसेस एज द एओ मे रिक्वायर ऑन स्पेसिफाइड पॉइंट्स, वो मांग सकता है आपसे कुछ। After taking into account all the relevant material, the AO shall by an order in writing make an assessment, writing में एक assessment order देगा आपको, of total income or loss of the assessee and determine sum payable by him or the refund of any amount due to him on the basis of such। इसमें इनकम प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लॉस प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, टैक्स प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि जैसे ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटी वाले ये सब इंस्टीट्यूशंस है, इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 में। ठीक है, या फिर ऐसे रिसर्च एसोसिएशंस है, ये सारी चीज उनको एग्जेम्पशन मिल रहा है। अब असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि भाई ये जो कंडीशंस है एग्जेम्पशंस की उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या उस केस में उसको एग्जेम्पशन बना करके वो विदाउट एग्जेम्पशन दिए बिना क्या असेसमेंट कर सकता है? क्वेश्चन ऐसा है, मतलब क्या वो एग्जेम्पशन को डिनाई कर सकता है? ठीक है, लुक, क्या बोले इसके केस में कि प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी और अप्रूविंग अथॉरिटी टू मेक असेसमेंट डिनाइंग एग्जेम्पशन, आप उसको एग्जेम्पशन दिए बिना असेसमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, जिन लोगों ने उसको एग्जेम्पशन ग्रांट किया है उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, हम इसका एग्जेम्पशन कैंसिल करके
उसकी इनकम को फुली टैक्सेबल करना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। लुक, इन द केसेस AO cannot make assessment denying exemption under Section 10 without intimating the central government or the prescribed authority of the contravention of the provisions of the relevant sections। मैंने आपको बताया था ना कि भाई वो जो प्रोविजंस के अंदर जो कंडीशंस है, राइट, वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या हम एग्जेम्पशन को डिनाई कर सकते हैं? आंसर इज आप सीधा नहीं कर सकते, आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी। टिल द अप्रूवल ग्रांटेड टू दिस फंड्स, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो सब 23 वाला जो भी मैटर है वो जो हम लोग ट्रस्ट के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, has been withdrawn or the notification rescinded। तो विड्रॉ जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको उसको मना नहीं कर सकते। अगर उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो चुका है तब आप एग्जेम्पशन दिए बिना क्या कर सकते हो? उसका असेसमेंट कर सकते हो। द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग असेसमेंट इन सच केस विल एक्सक्लूड द पीरियड बिटवीन डेट ऑन विच द एओ गिव्स इंटीमेशन। एओ ने जब परमिशन मांगी और एओ को जब परमिशन मिली, वो जितना टाइम पीरियड है उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आपको जो असेसमेंट टाइम खत्म करने का एक लिमिट है जो हम लोग 153 में पढ़ेंगे, उस लिमिट में से उतना टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जितना टाइम आपका वेस्ट हुआ है वो अप्रूवल लेने में। AO gives intimation of the default and date on which the copy of the order withdrawing the approval is received by the AO। Further in case of time limit available, चलो मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ 153 में, सॉरी, यस, कितना टाइम लिमिट है? 12 months from the end of the relevant assessment years। ठीक है, और अगर आपका अपडेटेड ITR है तो उस केस में 12 months from the end of financial year in which updated return is furnished। तो आपके पास 12 महीने का टाइम है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो करंट अपना असेसमेंट ईयर चल रहा है 2025-26 और उसके बाद 12 महीने आपको तो 2027 31 मार्च 2027 तक इसका असेसमेंट कंप्लीट करना है। अब मान लो आपको असेसमेंट करने में ये टाइम लग गया, वो अप्रूवल लेने में कि भाई मुझे इसका एग्जेम्पशन हटाना है। ठीक है, और वो अप्रूवल आते आते बहुत टाइम आपका वेस्ट हो गया और आपके पास टाइम बचा है, मान लो वो 25 दिन ही बचे आपके पास, अप्रूवल आया आया तो आपके पास अब 25 दिन ही बचे हैं। तो अगर उस केस में अगर आपके पास ये जो एक्सक्लूजन करने के बाद आफ्टर सच एक्सक्लूजन अगर आपका टाइम 60 डेज से भी कम रहता है तो आपका पीरियड 60 दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाए। मान लो जब अप्रूवल आई उसके बाद टाइम बचा, मान लो 25 दिन ही बचा है, तो आपको 35 दिन और मिलेंगे, मतलब आपका डेट 60 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, AO can send proposal to central government recommending the approval of the institutions approved under section 35 and ये scientific research वाले मैटर जो है उसकी, where the AO is satisfied that the activities of the university, college or other institutions engage in a scientific research not being carried out in accordance with all or any of the conditions। आपने जो conditions बोली थी exemption की उसको fulfill नहीं कर रहे हैं। He may after giving reasonable opportunity of showing cause, show cause notice भेजेगा उसको कि भाई आपका withdrawal क्यों ना किया जाए, recommend the central government to withdraw the approval and that the government may by order withdraw the approval and forward a copy to the assessing officer। ठीक है, वो खुद विड्रॉ नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन कर सकता है, तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगा वो उसको क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। राइट, तो ये था हमारा 143। चलिए अब इसके बारे में क्वेश्चन समझते हैं। लुक, यस, क्वेश्चन नंबर 19। लुक, examine whether an AO has the power to make adjustments, any adjustments, any adjustments to the income disclosed by the assessee or return of income in the course of proceedings under section 143(1)। क्या वो कोई भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं? तो हमने उसमें पढ़ा था क्या-क्या एडजस्टमेंट कर सकता है वो, अरिथमेटिकल करेक्शंस है, राइट? लॉस का एडजस्टमेंट्स कर सकता है, इनकम का एडजस्टमेंट कर सकता है, वैसा कुछ भी। लुक, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन a summary assessment is contained in 143(1) इंटीमेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या-क्या चीजें एडजस्ट कर सकते हैं वो लोग? अरिथमेटिकल एरर कर सकते हैं, इनकरेक्ट क्लेम अगर आपका कुछ है, व्हिच इज अपैरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। वंस अगेन द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अपैरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। डिसअलाउंस ऑफ द लॉस क्लेम्ड
इफ द रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट ऑफ 139(1), ये भी एक अपरेंट क्लेम है सीधे सीधा। डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट में आपने बताया लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स में उसको एडजस्ट नहीं किया है। Disallowance of the deduction claim under section 10 AA और any other provisions of chapter 6 से अगर आपने ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल किया है, ये सारे एडजस्टमेंट्स वो कर सकते हैं। नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस द इंटीमेशन इज गिवन टू द असेसी, मतलब पहले आपको समरी के अंदर इसका इंपैक्ट देके आपको भेजा जाएगा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है 30 दिन के अंदर हमको आंसर कीजिए इसका। सच एडजस्टमेंट्स आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। Further, AO shall make any adjustments after considering the response received from the assessee. Response को भी वो ध्यान में रखेगा। If any, where no response is received within 30 days of the issue of such notice, the above adjustments can be made. अगर आपको कोई नोटिस नहीं मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्ड आप नहीं करते हो नोटिस के रिस्पॉन्ड में, वो आपने है वो सब कुछ आपने एक्सेप्ट कर लिया ऐसा मान लिया जाएगा। For the purpose of 143(1), incorrect claim apparent from the information in the return means what? A claim on the basis of an entry of the return of income, मतलब जो मैंने आपको बताया था वैसा कि भाई सीधा ये क्या हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन करेक्ट क्लेम जिस अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, ये क्या है? ठीक है, आपका टीडीएस का एंट्री आपने जो क्लेम किया और टीडीएस के अंदर जो दिख रहा है वो अलग है, फाइन, आपने लॉस सेट ऑफ किया वो अलग है, आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस अलग था, वैसा वो अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसके बारे में बात हो रही है। क्या क्या कैसे हो देखो, of an item which is inconsistent with another entry of the same or some other item in such return। जैसे फॉर एग्जांपल 26S में आपका टीडीएस कटा है 5 लाख की इनकम पर और आपने इनकम यहां पर डिक्लेयर करी है 4 लाख, कम किया आपने, तो 1 लाख रुपए वो इनकंसिस्टेंट सीधा दिख रहा है वो, टीडीएस में ज्यादा क्लेम कर रहे हो और इधर आप इनकम में कम क्लेम कर रहे हो, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है इधर। ठीक है, in respect of which the information required to be furnished under the Income Tax Act to substantiate such entry has not been so furnished। आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मांगा था, जैसे डोनेशन के केस में आपको पैन नंबर डालना होता है, वो आपने नहीं डाला उधर। ठीक है, वो केस में भी आपका यहाँ पर क्लेम वो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब वो उसको एडजस्ट किए करके आगे बढ़ सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिडक्शन वेयर सच डिडक्शन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट, मैंने आपको बताया वैसे कि एटीसी का मैक्सिमम 150 है लेकिन आपने 160 ले लिया है, बट प्रैक्टिकली अब जैसे हमको बताया कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है तो उस केस में तो ये पॉसिबल होगा नहीं अब, राइट? तो ये सब जब मैनुअल होता था तब इसका ऐसे मिस्टेक्स वहां पर होते थे। ठीक है, which may be expressed as monetary amount or a percentage or a ratio of fractions। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है या फिर आपका प्रोफेशन है, आप बोलते हो अपने आप को प्रोफेशनल हो लेकिन आपने 8% प्रॉफिट या 6% प्रिजम्पटिव डिक्लेयर किया है, तो आपको एक्चुअली 50% करना चाहिए, तो वो भी एक इनकंसिस्टेंट क्लेम है ये। गॉट इट? क्लियर? चलिए, ये हुआ 143(1) का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 22 पे आ जाओ चलो। The Invictus Limited file return of income for AY 25-26 okay on 26th of September 2025। किसने ड्यू डेट फाइल किया है? क्योंकि कंपनी है तो 31 अक्टूबर रहेगा। The return is selected for regular assessment under section 143(3) for which notice is served on a company on 3rd July 2026। 3rd जुलाई को नोटिस भेजा है, विद इन 3 मंथ्स आना चाहिए था। The company responded to the notice under section 143(2), आपने रिस्पॉन्ड कर दिया उसको। Examine whether the service of notice is within the time, and if not, whether the assessment order can be challenged by the assessee। अब देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है इधर। ठीक है, लुक क्या बोलता है, द टाइम लिमिट फॉर सर्विस ऑफ नोटिस इज 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अपने यहाँ पर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st March 26 plus 3 months that comes to 30th June 26। The return of income for AY 25-26 was filed by the assessee on 26th of September 2025। Therefore, the notice has to be served by 30th June 2020। एक मिनट, हाँ AY कौन सा है? और AY 25-26 इसको यहाँ पर एक चेंज कर दो, ये AY होगा 24-25।
तभी 26 सितंबर 2025 हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी AY 24, 25 तभी 26 सितंबर अपना सितंबर 2025 हो। ठीक है? Therefore, the notice under section 143(2) has to be served by 30th June 2020, 2026 रहेगा ये 26। ठीक है, कि 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। आपने 25-26 में ITR फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, वहां से 3 मंथ्स आपको लगेंगे, राइट? क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर इन विच द ITR इज फर्निश्ड। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपने ITR फाइल किया है, वहां से 3 महीने मतलब आपका रहेगा 2026 30th जून। However, the notice was served by the assessee on 3rd July 2025. Hence, the notice is time barred. अब इस केस में आपका असेसमेंट नहीं हो पाता, नोटिस डिले हो गया, मतलब आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, असेसिंग ऑफिसर रूटीन असेसमेंट नहीं कर सकता। However, as per section 292 BB, ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे प्रोविजन यहाँ पर, where an assessee had appeared in any proceedings or cooperated in any inquiry relating to an assessment or reassessment, it shall be deemed that any notice required to be served upon has been duly served upon in time in accordance with the provisions of the act, and such assessee shall be precluded from raising any objections. अगर आपने गलत नोटिस का रिस्पॉन्ड भी दे दिया है, आप वहां असेसमेंट में शामिल हो चुके हो, इसका मतलब आपको ये नोटिस कबूल है, आप उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। ये अभी सेक्शन में आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आप आगे ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। कैसे? कि आपको नोटिस नहीं मिला था, आपको नोटिस टाइम पे नहीं मिला था, आपको नोटिस इम्प्रॉपर मैनर में मिला था, ऐसा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपको प्रॉब्लम था तो आपको उसी टाइम बोलना। अगर आपने एक बार असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया है, मतलब आपको नोटिस कबूल है, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, the above provision shall not be applicable where the assessee has raised such objection before the completion of such assessment or reassessment. Therefore, in instant case, if the assessee, the Invictus Limited, had raised the objection to the proceeding on the ground that the non-service of notice under 143(2) upon it on time, the validity of the assessment order can be challenged. In the absence of such objection, the assessment order cannot be challenged. आपको असेसमेंट खत्म होने से पहले ही आपको बोलना था। अगर आपने नहीं बोला, इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं काउंट किया जाएगा। बाद में आप असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैं आपको ये भी गो थ्रू करवा देता हूँ एक बार। ये आपको मिल जाएगा कहीं, नोटिस ऑफ डिमांड, ये रहा। क्या कहता है? When an assessee had appeared in any proceedings or cooperated in any inquiry relating to an assessment or reassessment, it shall be deemed that any notice required to him served upon him has been duly served upon in time in accordance with the provisions of the act. आपको विद इन टाइम मिल गई है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट मिली है, कोई भी इम्प्रॉपर मैनर नहीं है, राइट? तो बाद में आपको ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि आपको नोटिस टाइम पे नहीं मिली, आपको नोटिस मिली ही नहीं है, या टाइम पे नहीं मिली, या फिर इम्प्रॉपर मैनर में सर्व करी गई है। ऐसा कोई भी आप ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे। However, the above provision shall not be applicable where the assessee has raised such objection before the completion of such assessment. पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन खत्म होने से पहले बोलना पड़ेगा। उसने ऑर्डर पास कर दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Teachwell Education is a trust approved under section 1023C, which runs various educational institutions. During the course of assessment 143.3, the AO finds that the trust has carried out its activities in contravention of the section under which it was approved. आपको जो शर्त बताई गई थी उसके अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है,
Hence the AO wants to pass an order without giving exemption under section 10 which the assessee object. देखो यहाँ पर AO डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता, पहले उसको पूछना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी को, क्या मैं इसका क्लेम रिजेक्ट करूं, क्या इसका एग्जेम्पशन मैं विड्रॉ कर सकता हूं, मतलब आप उसको विड्रॉ करें तो मैं आगे असेसमेंट करूं विदाउट एग्जेम्पशन, ठीक है, एओ खुद नहीं कर सकता ऐसा. You are required to examine the following in respect to the provisions of the Income Tax Act. Whether an AO can pass the order without giving exemptions, answer is no. Can AO get any additional time limit in completing the assessment? Yes. अगर असेसमेंट कंप्लीट करने में वो अप्रूवल आने में टाइम लगता है और असेसमेंट कंप्लीट करने में 60 डेज से कम का टाइम है, तो 60 दिन तक वो एक्सटेंड हो जाएगा. मान लो 40 दिन बचे तो 20 दिन प्लस होंगे, 25 दिन बचे तो 35 दिन प्लस होंगे, 20 दिन बचे तो 40 दिन प्लस होंगे. ठीक है, 60 डेज जितना टाइम उसको वापस मिल जाएगा. सर ऑलरेडी 65 डेज बाकी है तो कुछ नहीं मिलेगा. डन. लुक, सीधा आ जाते हैं हम लोग इधर. नो ऑर्डर making assessment of the total income or loss of such educational institutions shall be made by AO without giving effect to order passed by principal commissioner or commissioner, either cancelling the approval or refusing to cancel the approval of such educational institution. वो हाँ या ना बोलेंगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. Therefore, in the aforesaid case, AO can pass the assessment order without giving exemption to the teacher education which an educational institution approved under 1023 CA if he has referred the matter to principal commissioner या फिर commissioner and they have subsequently cancelled the approval. अब भी आप exemption withdraw या deny कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर पाओ. ठीक है, अगर वहां से मना कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इधर. Done? उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या वो एक्सटेंड होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर वो सच एक्सक्लूजन इज लेस देन 60 डेज, टाइम अगर आपके पास बचता हो 60 दिन से कम है, तो आपको ये 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाए. ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्क्रूटिनी असेसमेंट. अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग 144. चलो 144 इट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. एंड एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट वाज डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल. तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में. ठीक है, चलिए देन सी यू अगेन, मिलेंगे अगले लेक्चर में.